नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज का मोर पे। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि हम बिहार करेंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने नवंबर मंथ का और अक्टूबर मंथ का करेंट अफेयर डिस्कस कर लिया था। ये हमारा सितंबर मंथ का करेंट अफेयर्स है जो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना पहला टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा नीति आयोग की रैंकिंग में शेखपुरा के स्वास्थ्य विभाग को देश में 7वां स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा मार्च से जून में रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें बिहार के शेखपुरा जिले को गुड रैंकिंग के साथ पूरे देश में 7वां स्थान मिला है। शेखपुरा के स्वास्थ्य विभाग को ये उपलब्धि जो मिली है वो मातृत्व स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव और स्वास्थ्य सेवा में प्रगति के लिए मिले हैं, बेहतरी के लिए मिली है, ठीक है। जिलों की रैंकिंग में पहले स्थान पर मणिपुर का चंडेल रहा है जिला, और दूसरे स्थान पर झारखंड का साहिबगंज, और तीसरे स्थान पर रहा है हमारा पंजाब का फिरोजपुर। तो ये आप याद रखेंगे कि पहले स्थान पे कौन सा जिला है, दूसरे स्थान पे कौन सा और तीसरे स्थान पे कौन सा, ठीक है। चलिए, नीति आयोग के अनुसार कृषि, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी शेखपुरा की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, दयनीय है। रैंकिंग में 7वां स्थान मिलने पर केंद्र सरकार की ओर से जिला के स्वास्थ्य विभाग को 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा, ये घोषणा की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा साराभाई मानद पुरस्कार। ये दिया गया है बिहार के पटना के रहने वाले आनंद कुमार जी को, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं, ठीक है। उनको इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों की हेल्प की है कोचिंग के माध्यम से। सुपर 30 के स्थापना के बाद IIT में प्रवेश के लिए, ठीक है। इनको ये अवार्ड जो दिया है वो दिया है राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद ने, NCTS ने, और अवार्ड का नाम है साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021, ठीक है। डिजिटल तरीके से ये हुआ था, ठीक है। इस संगठन में उनको आजीवन सदस्यता भी मिली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के रमन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फाउंडेशन ने अध्यापकों के बीच वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने के लिए क्या किया था, NCTS की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय आप याद रखेंगे, मुख्यालय जो है वो NCTS की नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहार में पोटास एवं क्रोमियम निकेल के खनन को मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी किसने दी है, मंजूरी दी है हमारे भारत सरकार ने बिहार सरकार को। नई दिल्ली में आयोजित की गई थी उच्च स्तरीय बैठक में बिहार को खनन के लिए 4 ब्लॉक दिए गए हैं, जिसमें 4 ब्लॉक में औरंगाबाद एवं गया जिले के पोटास के एक ब्लॉक हैं। रोहतास जिले के लिए क्रोमियम और निकेल का एक माइनिंग ब्लॉक आवंटित किया गया है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। अगर आप कहें तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि 4 ब्लॉक में से औरंगाबाद एवं गया जिले के लिए पोटास के एक ब्लॉक, रोहतास जिले के लिए क्रोमियम और निकेल के एक माइनिंग ब्लॉक को आवंटित किया गया है, ठीक है। जहाँ पे अगर लगता है कि ज़रूरत है रिपीटेशन की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन तीनों खनिजों के 4 ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। इससे बिहार में क्या होगा, रोजगार सृजन होगा, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। बिहार खनिज भंडार वाले राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। खनिज भंडार वाले जैसे अभी झारखंड है, झारखंड में कोयला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अलावा कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, ये सब खनिज भंडार वाले देश हैं, राज्य हैं, ठीक है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। पोटास के द्वारा बिहार के खाद्य उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार क्रोमियम एवं निकेल के आधारित इस्पात उद्योगों के लिए तैयार होने वाले उत्पादों की श्रृंखला विकसित होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने पुष्टि की थी कि बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिले में पोटास तथा रोहतास जिले में क्रोमियम एवं निकेल के भंडार
भारी मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि 175 टन भार उठाने वाली क्रेन का निर्माण किया जा रहा है और निर्माण करने के लिए ये जो सौंपी गई है निर्माण का कार्य वो भारतीय रेल मंत्रालय ने को सौंपी गई है और ये जो निर्माण करेंगे वो करेंगे जमालपुर कारखाना। ठीक है, वो एशिया का पहला ऐसा कारखाना है। इसके द्वारा 140 टन भार उठाने वाली क्रेन का पहले ही निर्माण किया जा रहा है, जिसकी विशेषता ये है कि वो 90 डिग्री पर काम करता है। ठीक है, जमालपुर से पहले महाराष्ट्र के परेल कारखाने में भी ऐसी क्रेन बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ चीन और जर्मनी ही 175 टन भार उठाने वाले क्रेन का निर्माण करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है कि बिहार में जमीन से जुड़े विवादों की सुनवाई फिर से शुरू करेंगे डीसीएलआर। डीसीएलआर होता है डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स, डीसीएलआर कहते हैं। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है ये। ठीक है, को फिर से जुड़े विवादों यानी जमीन से जुड़े विवादों की सुनवाई करने का अधिकार दिया। यानी पहले भी यही करते थे और अब भी यही करेंगे, पर इनको यह अधिकार किसने दिया है वो देखिए। करीब 8 साल से चल रहा अदालती विवाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद डीसीएलआर को यह अधिकार मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये दखल दिया है, ऐसे विवाद पहले अदालत में चल रहे थे, तो अब ये डीसीएलआर को दे दिया गया है कि अब जमीन से जुड़े विवादों का निपटारा वो करेगी। ठीक है, अब डीसीएलआर किसी भी विवादित जमीन के बारे में क्या करेंगे, ये तय करेंगे कि इसका वास्तविक मालिक कौन है। ठीक है, टाइटल सूट या स्वत्ववाद कहते हैं वे रैयती मामलों से संबंधित वादों की सुनवाई शुरू करेंगे तथा पूर्व के मामलों में पारित आदेशों का कार्यान्वयन करेंगे। ठीक है, बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के जरिए डीसीएलआर को भूमि विवाद की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था पहले। ठीक है, इस अधिनियम को महेश्वर मंडल नामक रैयत ने 2013 में पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ठीक है, पहले जो है ये 2009 का जो अधिनियम था बिहार भूमि विवाद निराकरण, वो उसके तहत डीसीएलआर ही कर रहे थे, लेकिन इसको फिर से महेश्वर मंडल नामक रैयत ने, जो रैयत में थे, ठीक है, उन्होंने 2013 में पटना हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 साल बाद 2018 में हाई कोर्ट के दिए आदेश पर अमल करते हुए डीसीएलआर जो है यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नवंबर 2018 में आदेश जारी कर डीसीएलआर को अदालती सुनवाई करने को से रोक दिया। ठीक है, पहले ये अदालती सुनवाई करती थी और उसके बाद क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि भैया आप नहीं कर सकते इसकी सुनवाई। ठीक है, जब पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई महेश्वर मंडल के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, बिहार के 40 कलाकारों को सरकार ने दिया सम्मान। अब कौन सा सम्मान दिया है? बिहार उद्योग मंत्रालय ने उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के तत्वाधान में बिहार संग्रहालय में आयोजित राज्य पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान राज्य भर के 40 शिल्पियों को, कलाकारों को वर्ष 2017-18 के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, राज्य पुरस्कार की राशि जो पहले 22,000 थी अब बढ़कर 50,000 हो गई है। ठीक है, साथ ही राज्य में मेधा पुरस्कार की राशि अब 11,000 से 25,000 हो गई है। ठीक है, 22 से 50 और 11 से 25 हो गई। शिल्पकारों की मदद के लिए सरकार ने 1,31,00,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड तैयार किया है। रिवॉल्विंग फंड भी तैयार किया गया है 1,31,00,000 का। ठीक है, इसके अलावा ये जो है राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकार के नाम हैं। नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि सारे नाम आप याद नहीं कर सकते, ये आयोग भी जानता है, एग्ज़ाम लेने वाले जो कमीशन है वो भी जानते हैं। तो आप नाम एक एक करके देख लीजिए वैसे, बट याद नहीं कर पाइएगा, वो तो है ही। ठीक है, तो पवन कुमार सागर मंजूषा कला है,
मिथिला पेंटिंग के लिए ममता देवी जी का है, डॉक्टर रानी जी झा जी का है, इंद्रकांत झा जी का है। देखिए मिथिला पेंटिंग से सबसे ज़्यादा है नितिन बाला, दिनेश कुमार पासवान, नलिनी शाह, ये सब हैं। ठीक है। राज्य मेधा पुरस्कार से सम्मानित कलाकार में मीना देवी एप्लिक है, नीलम भारती एप्लिक, रिंकू देवी सूजनी कला से हैं। ठीक है। और किरण कुमारी वेणु शिल्प है, ये आप देख लेंगे। ठीक है। चलिए टेराकोटा, शिव शंकर पंडित टेराकोटा से हैं के क्षेत्र में उनको मिला है, सोनी कुमारी को टिकुली कला के क्षेत्र में मिला है, उमेश ठाकुर को कास्ट कला के। तो ये आप देख लेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कलाकारों का नाम याद रखें, पर ये है कि 40 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, वो आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए बिहार के 2 कैडेट चयनित किए गए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चयनित इन 2 कैडेटों में जयप्रकाश विश्वविद्यालय जेपीएम कॉलेज की छात्रा हैं ममता कुमारी। ठीक है, ममता कुमारी जी। और तथा मगध विश्वविद्यालय के गया कॉलेज के छात्र हैं विशाल राज जी। इन दोनों को मिला है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। ठीक है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की इकाई राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा प्रत्येक वर्ष NSS नेशनल सर्विस स्कीम के अति सक्रिय स्वयंसेविका को ये मिलता है ये पुरस्कार। कार्यक्रम पदाधिकारी एवं विश्वविद्यालय कार्यक्रम समन्वय को भी ये मिलता है। राष्ट्रीय NSS अवार्ड से पुरस्कारित किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय जो है NSS वो एक्चुअली है ही नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड। ठीक है। चलिए पूरे देश के 30 स्वयंसेवकों, 10 कार्यक्रम पदाधिकारियों और 2 कार्यक्रम समन्वयकों को भी ये हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज। ईंट नहीं है ये, ईट है। ईट मतलब ये ईट, EAT, ईट मतलब खाना, वो ईट है। ठीक है। चलिए तो ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज दिया गया है और बिहार के खाद्य संरक्षा आयुक्त एवं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से पटना के सभी जिलों एवं अस्पतालों की रसोइयों का हाइजीन ऑडिट शुरू किया गया है। ठीक है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी द्वारा ईट स्मार्ट चैलेंज प्रारंभ किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, ठीक है, द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। चैलेंज में पटना सहित देश के 141 शहरों ने भाग लिया है। ठीक है। पटना के तो जिले में अभी हो ही रही है ऑडिट, और इसके अलावा 141 शहर और हैं। ठीक है, पूरे देश के। चैलेंज के अंतर्गत कम से कम 4 कैंपस, शैक्षणिक, कार्यालय, जेल, अस्पताल जहां खाद्य सामग्री यानी कि फूड बांटी जाती है, बनाया जाता है और खिलाने की व्यवस्था की जाती है, उनकी 115 मापदंडों के आधार पर हाइजीन ऑडिट कराई जाएगी। ठीक है। कितने मापदंड होंगे? 115। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिट में 85% अंक लाना तो अनिवार्य ही है। ठीक है, 85% अंक होना ही चाहिए। इन अंकों के आधार पर ही FSSAI जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कैंपस को ईट राइट कैंपस घोषित किया जाएगा। जिस कैंपस, जैसे 4 कैंपस थे, 4 कैंपस में से जिस कैंपस में अच्छा हाइजीन फूड मिलेगा उसको ईट राइट कैंपस घोषित किया जाएगा। इस चैलेंज का उद्देश्य जो है वो शहरी आबादी से सही भोजन विकल्प चुनने, स्वास्थ्य एवं खुशहाल राष्ट्र निर्माण में मदद करने के लिए ये चैलेंज दिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देश के पहले ट्रांस मैन सिपाही बने रचित राज। रचित राज जो है पहले वो रचना थे, रचना से रचित राज बने। राज्य जो रचित राज है वो बिहार पुलिस के 2018 बैच के सिपाही हैं। ठीक है। बिहार के रचित राज जिनकी नियुक्ति कैमूर जिले के पुलिस अधीक्षक के गोपनीय शाखा में की गई है, देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही हैं। ठीक है। रचित राज जो है वो देश के पहले
ऐसे ट्रांसमैन हैं जो कि अब सिपाही बन गए हैं। ठीक है, ये बिहार पुलिस के 2018 बैच के सिपाही हैं। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। कब की थी? 2014 में। ठीक है, और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वर्सेस भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये प्रावधान दिया था और तीसरा जेंडर माना था जो भी ट्रांसजेंडर है उनको। ठीक है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिसमें सेवा से इनकार या शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा के संबंध में अनुचित व्यवहार शामिल है। ऐसे में रचित राज्य की नियुक्ति ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है ना। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये आप याद रखेंगे, उनका नाम याद रखेंगे, वो किस बैच से है ये याद रखेंगे। ठीक है, और उनकी अभी ट्रांसफ़र, उनका अभी जो कार्य है वो कहाँ उनको नियुक्त किया गया है? कैमूर जिले के पुलिस अधीक्षक की गोपनीय शाखा में नियुक्त किया गया है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि पराली प्रबंधन रोहतास मॉडल। रोहतास मॉडल क्या है देखते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन। पराली क्या है? पराली जो है वो एक्चुअली जब खेत में हम फसल काट लेते हैं और उसका जो भाग कटा हुआ बच जाता है नीचे, उसे ही पराली कहते हैं। ठीक है, उस रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय दिया गया है। पूरे राज्य मतलब कि बिहार में लागू करने का लिया गया है निर्णय। रोहतास मॉडल के तहत स्ट्रॉ वेलर नामक मशीन है, स्ट्रॉ वेलर नाम की मशीन है, उसकी सहायता से उच्च दाब पर पराली कंप्रेस्ड की जाती है। उच्च दाब पर मंडल बनाया जाता है। इस बंडल की डेयरी समितियों को बेचा जाता है। इस बंडल को क्या किया जाता है? वो डेयरी समितियों को बेचा जाता है, जो मतलब जो पशुपालन करते हैं, जब दूध उत्पादन होता है उन लोगों को बेचा जाता है, उनकी समिति होती है, उनको बेचा जाता है, जहाँ इसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। ठीक है, मतलब पशुओं को खिलाने के रूप में किया जाता है, उनके फूड के रूप में किया जाता है। इससे न केवल कृषकों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, बल्कि पशुपालकों की चारे की संबंधी समस्या जो है उसका भी समाधान हो जाता है। पशुपालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के इस पराली प्रबंधन मॉडल को मई 2021 में इको एग्रीकल्चर अवार्ड भी मिला है। ठीक है, सम्मानित किया गया है। इस पराली प्रबंधन मॉडल के लिए रोहतास के इस कृषि विज्ञान केंद्र को ये अवार्ड मिला है, इको एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, राज्य कृषि विभाग द्वारा पराली से बायोचार बनाने का प्रयास भी शुरू कर दिया गया है। ठीक है, जिसके तहत पराली को विशेष भट्टी की सहायता से 360 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, आप जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री। ठीक है, तो ये 360 डिग्री तापमान पर जलाकर बायोचार खाद का निर्माण किया जाएगा। खाद मतलब इसको पूरी तरह से बना दिया जाएगा राख के जैसा। खाद मतलब इसको खेत में छींट दिया जाएगा। ठीक है, खाद के रूप में यूज़ किया जाएगा। चलिए, यहाँ पे अगर 360 डिग्री सेल्सियस की बात आ गई है तो आप लोग जान लीजिए कि कैसे अगर कोई अंक सेल्सियस में है तो उसको फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं। उसके लिए ये फार्मूला है, फार्मूला आप देख लीजिए। ठीक है, 9/5 और सेल्सियस प्लस 32, इस फार्मूले पे आप फ़ारेनहाइट्स निकाल सकते हैं किसी भी तापमान का जो सेल्सियस में है। ठीक है, चलिए ये फार्मूला याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको दे देगा सेल्सियस में कोई नंबर 25 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस, अब बोलेगा कि ऑप्शन दे देगा फ़ारेनहाइट्स में कुछ और बोलेगा कि फ़ारेनहाइट्स में इसको बताइए, या फ़ारेनहाइट्स में दे देगा और आपको सेल्सियस में बताएगा। तो अब दोनों चीज़ इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रत्येक वर्ष किसानों द्वारा फसल अवशेषों यानी
पराली को जलाने के विभिन्न प्रकार के पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है। दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि दिवाली के बाद कैसा माहौल हो जाता है, या अभी ठंड का मौसम है तो इस समय कोहा किस तरह स्मॉग जो है वो चारों तरफ फैल जाता है, वो पराली जलाने के ही कारण फैलता है। और दिल्ली में जो होता है ये होता है एक्चुअली हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाते हैं वहाँ के किसान, इसके कारण होता है। ठीक है, अब पूरे बिहार में विस्तारित करना महत्वपूर्ण कदम है, ये तो है ही रोहतास मॉडल को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। इतना समझ गए आप लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, शैक्षणिक पर्यटन के लिए बिहार के 5 स्थल चयनित किए गए हैं। शैक्षणिक पर्यटन की बात की जा रही है, मतलब कि शिक्षा से रिलेटेड है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश में 100 स्थलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 5 स्थल जो हैं वो बिहार से संबंधित हैं। शैक्षणिक पर्यटन का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यवहारिक एवं अति क्रियात्मक बनाने के साथ साथ विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराना है। मतलब सिंपल है, देखिए पहले हम लोग पढ़ते थे तो जानते थे किसी के बारे में, अब क्या है कि वहाँ घूमेंगे, उस जगह पे जाएंगे तो जानेंगे जो स्टूडेंट्स होंगे वहाँ के बारे में, तो एक तरह का प्रैक्टिकली आपको समझाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत करने के उद्देश्य से गतिविधि शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक पर्यटन को शामिल किया गया है, जिसके तहत बिहार में 5 स्थल है। पहला है सासाराम, दूसरा है राजगीर, तीसरा है बोधगया, चौथा नालंदा और वैशाली को चिन्हित किया गया है। इन पर्यटन स्थलों का विवरण निम्न प्रकार है। चलिए आइए इनका विवरण देखते हैं। ठीक है, देखिए नालंदा जो है वो 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संरक्षण के अधीन विकसित हुआ था। एक प्रसिद्ध महाविहार एवं बौद्ध शिक्षा केंद्र था ये। ठीक है, वैशाली जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी मतलब 600 साल पहले की बात कर रही है कि एक विशाल एवं शक्तिशाली गणराज्य था। ये याद रखेंगे आप कि वैशाली जो था वो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे पहला जो है वो गणराज्य था। गणराज्य मतलब गण मतलब लोग और राज्य मतलब राज्य जो है। ठीक है, लोगों द्वारा राज्य जो होता है वो राज्य किया जाता है, वो गणराज्य होता है। जैसे लोकतंत्र, तो पहला लोकतंत्र था वैशाली में। ठीक है, जहाँ लिच्छवी शासकों द्वारा बुद्ध के निवास के लिए महावन में कट्टागारशाला का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए राजगीर की तरफ देखते हैं। राजगीर बौद्ध धर्म के 8 महास्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है। सासाराम रोहतास जिले में स्थित सासाराम के निकट चंदन शहीद से प्राप्त लघु शिलालेख इस क्षेत्र में मौर्य विजय की पुष्टि करते हैं। चलिए इसके अलावा और अपने अगर बुद्ध की बात आ गई है तो बुद्ध संगीति आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, बीपीएससी में तो खासकर पूछता है कि पहला या दूसरा या चौथा या तीसरा कहाँ हुआ था बुद्ध संगीति। तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो बुद्ध संगीति हुआ था वो राजगीर में ही हुआ था। और ये किसके काल में हुआ था? ये हुआ था हरियंख्या डायनेस्टी के जो थे अजात शत्रु, उन्होंने करवाया था। जब बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे तब इसके बाद ये संगीति हुई थी। पहली संगीति हुई थी और दूसरी जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में, और ये करवाया गया था शिशुनाग वंश के काल अशोक द्वारा। ठीक है, आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो उसमें आपको मिलेगा। काल अशोक द्वारा करवाया गया था। और तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा करवाया गया था जो कि मौर्य वंश के थे। ठीक है, मौर्य वंश के थे। और चौथा जो करवाया गया था वो कुषाण वंश आपने सुना होगा, कुषाण वंश के थे और उनका नाम था कनिष्क। ये करवाया गया था आपका कश्मीर में। ठीक है, आप चारों बुद्ध संगीति देख लेंगे ताकि यहाँ से क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल जीवन हरियाली अभियान। ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान जो है वो राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अगस्त 2021 में रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पूरे प्रदेश में बक्सर जिले को प्रथम स्थान मिला है।
ठीक है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें बक्सर जिले को पहला स्थान मिला है, ये याद रखेंगे। ये रैंकिंग ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 10 विभिन्न आयामों के आधार पर प्रत्येक माह जारी किया जाता है। ठीक है, ओके। अगस्त में इनको मिला है तो प्रत्येक माह जारी किया जाता है। तो सितंबर में क्या होगा, अक्टूबर और नवंबर में क्या होगा वो देख लेंगे किस जिले को मिलेगा। ठीक है, तो अगस्त 2021 में रैंकिंग में बक्सर जिला को राज्य में प्रथम स्थान मिला है, वहीं गया को द्वितीय और जहानाबाद को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इस रैंकिंग में शिवहर को जहां अंतिम स्थान मिला है, वहीं राजधानी पटना को 24वां स्थान मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देश का पहला महिला कमांडो दस्ता। ठीक है, तो बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां महिला कमांडो का दस्ता तैयार किया गया है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चुनी गई 92 महिला सिपाहियों को महाराष्ट्र के मुदखेर स्थित सीआरपीएफ सेंट्रल ट्रेनिंग में भेजा गया है। ट्रेनिंग के लिए 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद इन्हें बड़े बड़े हमलों को नाकाम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण के साथ छोटे बड़े अत्याधुनिक यानी मॉडर्न वेपन्स हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। ये अब इनकी नियुक्ति कहाँ होगी? ठीक है, इनकी नियुक्ति होगी मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अलावा एटीएस एसटीएफ में इनकी तैनाती होगी। तैनाती इनकी यहाँ होगी, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी होगी। ठीक है, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो इतना ही था। चलिए इसी के साथ यहीं पे सितंबर मंथ का डिस्कशन होता है ख़त्म। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये थोड़ा भी हेल्प कर रहा है डिस्कशन करना, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ताकि मोटिवेशन बना रहे और वीडियो बना सके। अगर इसमें और भी कुछ चाहिए आपको, जैसे कैसे हम तैयारी करें, कौन से बुक लिस्ट हैं, या उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, तैयारी से, सिलेबस से क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, तो ये सब आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।